न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई ना कोई शख्सियत, कोई ना कोई ऐसे व्यक्तित्व से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं जिसने शायद बहुत बड़े नाम को अपने को अचीव किया है अपने काम से। उम्र छोटी है, ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन अपने काम से अपनी पहचान और अपना नाम बहुत कमाया है। जी हाँ, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसी युवती से कह लो, एक ऐसी किशोरी से कह लो, जो और लोगों के लिए भी और युवाओं के लिए भी इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है। और ना सिर्फ वो अपने राज्य सरकार के द्वारा चुनी गई, नॉमिनेट की गई ब्रांड एम्बेसडर है, बल्कि वो स्वच्छता अभियान को लेकर के लोगों को जागरूक भी करती है। राष्ट्रपति के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है। और जैसा मैंने कहा था अपनी शुरुआती लाइन में, उम्र बहुत कम है लेकिन काम बहुत बड़े हैं और उन कामों से उन्होंने अपनी पहचान बनवाई है। जी हाँ, मैं मुलाकात आपकी करवा रहा हूं श्रेया खंडेलवाल से। कौन है श्रेया खंडेलवाल, क्या अचीवमेंट है, क्या उपलब्धियां है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये उनके काम खुद बताएंगे और वो खुद अपनी जुबानी बताएंगी कि आखिर इन सारी उपलब्धियों के पीछे रोल मॉडल उनका कौन रहा है और अब क्या कुछ और श्रेया सोचती है एज ए युवा, क्या कुछ ड्रीम है उनके और वो क्या कुछ अपने देश के लिए, समाज के लिए करना चाहती है और लोगों को किस तरह से वो प्रेरित कर रही है। श्रेया, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। सबसे पहले गंगापुर की सरजमी पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार आका, आपका यहाँ पे आके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। गंगापुर की पावन धरा पे मैं आई हुई हूँ, पहली बार आई हुई हूँ और अब बार बार आने की इच्छा हो रही है। अच्छा श्रेया, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश सुना है कि वहां की आप रहने वाली हैं, वहीं पली बड़ी हैं और अब वहीं की राज्य सरकार की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, और वो भी जो मोदी जी ने कैंपेनिंग चलाई थी स्वच्छता अभियान को लेकर के। इसकी शुरुआत हुई कहां से, या मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है उसके बारे में थोड़ी सी संक्षेप में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। बिल्कुल। मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मेरे पिताजी मिस्टर विकास खंडेलवाल एक इंजीनियर हैं। हमारा खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। वो थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुके हैं। दूरदर्शन की कुछ मूवीज में उन्होंने अपना रोल अदा किया है। थिएटर के कुछ बहुत बेहतरीन एक्ट्स उन्होंने किए हैं, जिसमें से एक भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी भी है जो मैंने दिल्ली में परफॉर्म किया था, जिसके ऊपर मुझे अभिनय में राष्ट्रपति जी के द्वारा ये पुरस्कार प्राप्त है, जिसका नाम बालश्री अवार्ड है। इसके साथ साथ मेरी मम्मी जो है वो ऑर्केस्ट्रा सिंगर रह चुकी हैं, भवई डांस की बहुत अच्छी डांसर रह चुकी हैं। और हमारा जो पूरा घर है साहित्य से, कला से, संस्कृति से बहुत ज्यादा बंधा हुआ है। तो बचपन से ही हमको उसी दिशा में बढ़ाया जाता है। मतलब श्रेया के ब्लड में गीत, संगीत और संस्कृति ये ज्यादा, मतलब ब्लड की ज्यादा वो रहता है प्रभाव। जी, मतलब मुझे लगता है जिस तरह का आपको वातावरण मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, उसका बहुत रोल होता है, बहुत असर पड़ता है। तो बचपन से ही, चाहे वो वोकैबुलरी की बात हो, हिंदी की वोकैबुलरी हो, इंग्लिश की वोकैबुलरी हो, या फिर अपनी कला को निखारने की बात हो, उसे और अच्छा बनाने की बात हो, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की बात हो, ये सब बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। वो फैमिली का माहौल वैसा रहता है, तो मुझे लगता है एक के बाद एक नई चीजें करते चले जाते हैं। बेशक। अच्छा श्रेया, एक बात मुझे बताइए, भाई आम बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई करना है, स्कूल जाना है, और एक प्रेशर घर में रहता था कि नहीं पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है, अच्छी परसेंटेज बनानी है, या शुरू से घर वालों ने कोई ऐसी चीज दिमाग में डाली कि नहीं बड़े होकर के डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, या किसी और सेक्टर में जाना है, या फिर ये कहा कि नहीं जो बिंदास आपको करना है वो आप करें, जो आप अपना टैलेंट है वो आप शो करें? किस तरह के घर में रहा? मेरा घर जो है वहाँ पे सब बहुत ज्यादा अकेडमिकली ट्रेंड है। तो हर कोई बहुत बड़े बड़े पद में शामिल है, चाहे वो मेरे ताऊजी खुद वो चीफ इंजीनियर है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे जितने भी कजिन्स भी हैं मेरे, वो भी आईआईटी में है, बिट्स पिलानी में है। तो एक तरह से बहुत ज्यादा अकेडमिकली स्ट्रांग माहौल है। मेरे पापा का खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो हमारे घर में हमेशा से एजुकेशन पे बहुत फोकस किया गया है। उसका रीजन ये है कि लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत फर्क होता है। हम लिटरेट तो ऐसे भी बन सकते हैं, पर एजुकेटेड वो होता है जब हमें बोलने की तमीज आती है, हमें बिहेव करना कैसे है, किस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करना है, व्यक्तित्व निखर कर आता है, जिसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। वो एजुकेशन से आता है, जिसपे मेरे घर वालों ने बहुत फोकस किया। लेकिन जो हम ये बात करते हैं कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, एक पर्टिकुलर फील्ड पे जाना है, ऐसा कोई प्रेशर मुझे कभी भी फेस नहीं करना पड़ा भगवान की कृपा से। और मेरे माता पिता जो इतने अच्छे हैं, मुझे इतने अच्छे से ये संदेश देते हैं, ये गाइडेंस देते हैं बेसिकली कि आपको जिस भी फील्ड
फील्ड में आप अच्छे हो, अगर आपको माँ सरस्वती जी से ये वरदान मिला है कला का, तो आप उससे आगे बढ़ाओ, उसे आप वेस्ट में मत जाने दो, क्योंकि आप अगर कला को वेस्ट में जाने दे रहे हो तो आप माँ सरस्वती का अपमान कर रहे हो। तो हमारे घर में ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा है, बस ये जरूर बोला गया है कि अपने एकेडमिक करियर को अपनी कला यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के साथ बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए बेसिकली जी। अच्छा, श्रेया ने खुद ने क्या सोचा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था बड़ी होकर के, फिल्म लाइन में, मीडिया लाइन में, थिएटर में जाना है, एक्टिंग की दुनिया में जाना है, या फिर कुछ और भी करना है? मैं जब 3 साल की थी, मैं तब से स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ। अपने स्कूल स्मॉल वंडर्स से स्टार्ट की थी मैंने, और तब से ही मैं परफॉर्म लगातार करते आ रही हूँ। मेरे डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो, बहुत सपोर्ट मिला है मुझे लगातार। उसके बाद मैंने डांस का इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया था। तब मुझे एक्सप्रेशंस जो मेरे चेहरे पे दिखने लग गए थे, जिसे हम भाव भंगिमा बोलते हैं, उससे समझ में आने लगा कि एक्टिंग करियर में जाया जा सकता है। पर वो होता है ना, वो बचपन का एक सपना होता है हर किसी का कि मैं पायलट बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगी। तो मेरा साइंटिस्ट बनने का था 3rd स्टैंडर्ड तक। उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चला है कि सपने बदलते रहे, सपने भी बदलते रहे। फिर ये अच्छा, अकेडमिकली भी मेरा जो बैकग्राउंड है वो काफी स्ट्रांग है। तो मेरे अभी 10th बोर्ड्स में भी 93% थे, 12th में भी 96% थे, और अकाउंट्स में मैंने सिटी भी टॉप की थी। तो अकेडमिकली स्ट्रांग रखने का जो कोशिश रहती है एक तरह से, या फिर टॉप करने की एक कोशिश रहती है। टॉप करना रैंक के पीछे भागने वाली बात नहीं है, नॉलेज रहने की जो कोशिश रहती है वो मेरी हमेशा से रहती है। वो मुझे शौक रहता है कि मुझे पढ़ाई में अच्छा करना ही करना है। पर ये जरूर है कि बचपन से ही ये तो तय था कि जाना है तो आर्टिस्टिक लाइन में लाना है, एक्टिंग लाइन में जाना है, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, या अपनी किसी भी तरह से साहित्य, कला और समाज सेवा से जुड़े रहना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में आर्ट को लेकर के, कलाकारों को लेकर के, एक्टिंग को लेकर के, इस तरह की वहाँ अपॉर्चुनिटीज है मिल पाती है? सरकार के द्वारा भी कुछ प्रोत्साहित किया जाता है या नहीं किया जाता कलाकारों को? बेशक बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। हमारे यहाँ बाल भवन एक संस्था है जो कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ट्रेन करती है। बहुत अलग अलग विधाएं वहाँ पे होती है। सबसे पूरे राज्य में चलता है वो अलग अलग जगह पे चलता है। संभागीय बाल भवन मतलब हमारे ऐसे जबलपुर में बना हुआ है। बाकी प्रदेश के अलग अलग कोने में अलग अलग संस्था या अलग अलग नाम से वो प्रसारित होता है। बिल्कुल होते हैं, काफी ऐसे इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। अब आपको बड़े लेवल पर ही जाना है, अगर वो थिएटर की लाइन हो तो फिर तो हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चुनना है, हमारा FTII भी है पुणे, तो वो बड़ी चीज हो जाती है। बट अब हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। तो ये संभागीय बाल भवन से मैंने जो शुरुआत की इस नाट्य विधा की, उसके बाद मैंने अपने लोकल थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन किए, जिसमें विवेचना थे, विवेचना रंग मंडल थे, नाट्य लोक थी। ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रेरित करती है, एक पर्टिकुलर फील्ड से वो डील करती है। अब वहां पे हम जानते हैं कि हम थिएटर आर्टिस्ट हैं, और थिएटर्स हो या फिर जो एक्टर्स होते हैं उनको सब कुछ करना होता है, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, लिखना हो, बैक स्टेज हो, कोई क्राफ्ट हो, सब सिखाया जाता है एक ही जगह पे। तो बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। बस जरूरत होती है हमें ढूंढने की। ढूंढने से कहते हैं भगवान जी मिल जाते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके, पागलपन जरूरी है, पागलपन बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमें जानने की इच्छा जागृत होगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, तब तो जाके हम सर्च करेंगे, अरे पेपर में ये इंस्टीट्यूट में ये हो रहा है, अरे यहाँ आज ये कार्यक्रम है, आज वो वहाँ कार्यक्रम है। तो बस जानने की इच्छा होती है तो रास्ते निकलते जाते हैं, मुझे लगता है। अच्छा, मुझे बताइए, श्रेया ने राज्य सरकार के लेवल पर या राष्ट्रपति के लेवल पर अपनी पहचान कैसे बनाई? वहां पर क्लिक कैसे किया श्रेया ने, जब उन्होंने नोटिस किया और फिर राष्ट्रपति के द्वारा आपको अवार्ड दिया गया था, फिर उसके बाद स्वच्छता अभियान की आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो ये शुरुआत जो हुई ये कहां से हुई? तो ये शुरुआत मेरी नेशनल बालश्री अवार्ड, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, हुई वहां से ही। इसमें होता ये है कि अलग अलग टियर के कॉम्पिटिशन्स होते हैं डिफरेंट लेवल्स के, जिसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन होता है। बहुत छोटी सी थीम है, और मेरी ही मतलब बाल भवन में ये ऑडिशंस चल रहे थे एक्टिंग से रिलेटेड। बाहर से कोई आया था ऑडिशन लेने के लिए, और मैंने पापा को बिना बताए फॉर्म फिल कर दिया और ऑडिशन भी दे आई, इम्प्रोवाइजेशन भी कर लिया, जो जो उन्होंने कहा कर दिया सब कुछ। अब पता तो उस समय कौन से स्टैंडर्ड में थी? उस समय मैं 11 साल की थी। अच्छा, 11 आपने पहला ऑडिशन दिया और 11-12 साल की थी। और अभी मैं 20 साल की हूँ, उस वक्त 11-12 साल की थी। तो ये मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया। पापा को नहीं बताया था, घर में किसी को नहीं बताया था। पापा चाहते थे मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ पर थोड़ा लेट आऊँ, क्योंकि वो अपनी कुछ गंभीर एक्टिंग से शुरुआत करवाना चाहते थे, और उसके लिए आपको मेंटल लेवल वैसा चाहिए होता है। माँ बाप भी चाहते हैं कि वो दिशा से ना भटके, पहले एकेडमी ज्वाइन करो और पढ़ाई करो। हाँ, दिशा तो खैर वाली बात ही नहीं थी, मैं कहूंगी, क्योंकि दिशा से तो मैं बचपन से ही भटकी हूँ ऐसे तो।
वो But जरूरी है एक कलाकार के बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो वही दिशा है, वही पूजा है, एक तरह से वही इबादत है। तो यहाँ से मैंने शुरुआत की थी। अब पापा को जब मैंने बताया कि मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है, अब मुझे जाना है स्टेट लेवल के लिए भोपाल, तब पापा को पता चला कि मैंने ऐसा ऐसा कुछ कर दिया है बिना बताई। फिर उन्होंने पूरे घर वालों को बताया, फिर उन्होंने ही मुझे एक्टिंग में जो हमारा मोनोलॉग है भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी, जो कि एक बहुत दुखद घटना हुई थी 1984 में, तो उस घटना के बारे में हमने पूरा ड्रामा तैयार किया है, जो कि एक मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग में आप सिंगल इंसान जो होता है वो अलग अलग किरदार निभाता है, अलग अलग रोल अदा करता है। तो वो मैंने उनके बचपन से लेकर जो बुढ़ापे तक की कहानी होती है एक इंसान की, जिससे आज तक भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है, जो यूनियन कार्बाइड का हत्याकांड हुआ था। तो उस चीज को लेके मैंने पूरा मोनोलॉग प्रिपेयर किया, उसको वहां पे परफॉर्म किया भोपाल में। उसके साथ साथ हमारी थिएटर की इम्प्रोवाइजेशन एक्टिविटीज होती है जो हमें जजेस ने करवाने बोली, जिसमें हमने बहुत कॉमेडी ड्रामास या फिर नवरस बोलते हैं ना हम, अलग अलग रस होते हैं, उनसे रिलेटेड हमने एक्टिंग वहां पे प्रिपेयर की और वहां तुरंत परफॉर्म किया हमने, जिसको देखकर शायद जजेस इम्प्रेस हुए मुझसे, और उसके बाद उन्होंने मुझे वहां से भी अप्रूव कर दिया। देन आई वन द स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन एज वेल, और उसके बाद फिर मैं गई दिल्ली फाइनली परफॉर्म करने नेशनल बाल भवन में, जहाँ पे ऑल ओवर स्टेट से सारे बच्चे आए थे, धुरंधर आए थे, बहुत अलग अलग लेवल के। फिर वहां पे मैंने परफॉर्म किया एंड देन आई गॉट दिस अवार्ड। राष्ट्रपति यानी ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक, उनके हाथों से राष्ट्रपति भवन में जाकर के अवार्ड लेना, और वो भी एक मासूम, या ये कह सकते हैं कि हमारे लिए तो एक पहला ही मौका था, ज्यादा उम्र आपकी नहीं है, तो वो जो अनुभव था वो लग रहा था कि ड्रीम कम ट्रू, कि हाँ सपने कुछ सच हो रहे हैं, और शायद फर्स्ट स्टेप जो है ना वो अब बढ़ चुके हैं, अब पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। वो जो अनुभव था राष्ट्रपति भवन का, वो कैसा रहा? वो खुशी तो मुझे लगता है लफ्जों में बयां करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइफ की पहली ऐसी खुशी मिली थी मुझे जिसमें मुझे लगा था कि मैंने अपनी काबिलियत के बल पे कुछ ऐसा हासिल किया है। पर कहते हैं ना कि जब भी हम कुछ परफॉर्म करने जाते हैं स्टेज पे या किसी के सामने, हमें थोड़ा सा डर लगता है या नर्वसनेस फील होती है। तो मेरे साथ ये एक क्वालिटी है मुझ में कि मुझे नर्वसनेस फील नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली है, अब वहां जाके जो होगा हो जाएगा। मतलब मेरे हाथ में तो है नहीं वो, मेरे हाथ में सिर्फ परफॉर्म करना है, 100% दूंगी। तो जब मैं वहां पे भी थी, आई वॉज वेरी लिटिल दैट टाइम, आई वॉज अ किड बैक देन, बट छोटी थी, पर फिर भी जितने भी लोग मेरे साथ थे घबरा रहे थे और ऐसा वैसा। पर मैं जिस दिन मेरा शो था उसके एक दिन पहले, जिस दिन मेरा परफॉर्मेंस उसके एक दिन पहले, मैं मस्त घूम रही हूँ दिल्ली, कुतुब मीनार, यहाँ वहां मस्ती कर रही हूँ। तो एक तरह से मुझे लगता है मैंने मस्ती मस्ती में ही वो गंभीर जो अभिनय था वो भी प्रदर्शित कर दिया। उसके साथ साथ जो टेंशन नहीं रहती है आपके दिल में, आपके दिमाग में, तो पेरेंट्स साथ में गए थे दिल्ली उस समय? नहीं, मैं, हमारी पूरी टीम गई थी, हमारे टीचर्स की टीम गई थी, हमारे सारे जितने भी मेट्स थे, वो क्लासमेट्स थे, वो गए थे। और उसके बाद फिर वहां पे जब हमारे अंदर टेंशन नहीं रहती है ना, तो हमारे थॉट्स जल्दी चलने लगते हैं। तो कुछ भी उन्होंने इंस्टेंटली पूछा, मैंने बता दिया, उन्होंने करने बोला, मैंने कर दिया। तो वो जो अनुभव था, पूरा जो एक्सपीरियंस था, इतने सारे अलग अलग प्रदेशों से जो लोग आए थे, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन सब देखने को मिला। तो दैट वाज अ वेरी फर्स्ट लेवल टुवर्ड्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। और वो मुझे लगता है उसका एक्सपीरियंस ही एकदम डिफरेंट लेवल का था, और वहां से जो जर्नी शुरू हुई है उसके लिए मैं ईश्वर की और मेरे सभी गुरुजनों की बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। अच्छा, एक चीज और है श्रेया, आप एक लड़की भी हैं, और हमारे समाज में हालांकि अब सिनेरियो बदल गया, अब काफी माहौल बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पहले जो भेदभाव वाली चीजें चलती थी, आजकल थोड़े बहुत अब बात जरूर है, लेकिन आज भी लड़कियों को हम वही, एक तो परंपरागत जो ट्रेडिशनल कोर्स चलते आ रहे हैं ना, वही करवा रहे हैं। एमए बीएड कर लिया, एसटीसी कर लिया, उसके बाद चलो भाई इसकी शादी करनी है, ये करना है, जबकि अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आसमान बहुत बड़ा है। अगर आप कोशिश करें, प्रयास करें, तो लड़कियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि नहीं ले, अभी भी उतनी जानकारी नहीं है कि लड़कियों के लिए कितना फील्ड है और कितनी ज्यादा उनको हम जो है दे सकते हैं चीजें। तो उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियों के लिए कितने सारी ऑप्शंस हैं जो खुले हुए हैं अभी भी? सबसे पहले तो मुझे लगता है किसी घर में लड़की का जन्म होना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। बहुत शिद्दत से एक लड़की को पाला जाता है और बहुत टफ काम होता है एक लड़की की पेरेंटिंग करना, उससे टफ काम कोई नहीं है। पर एज अ पेरेंट अगर आप अपने बच्चियों को आगे बढ़ाएं, अगर आप उनके अंदर क्या प्रतिभा है उसे समझें और उसे निखारने पर ध्यान दें, तो उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा, उसका जो आपको आउटपुट मिलेगा, वो आप देखकर दंग रह जाएंगे कि लड़कियां कितना कुछ कर सकती हैं, कितना ज्यादा आगे बढ़ सकती हैं। और उसका कारण ये है कि हमारे अंदर ऐसे पता नहीं क्यों बचपन से मल्टीटास्किंग वाले गुण होते हैं। आप घर की हाउसवाइफ को ही देख लीजिए, अगर कोई हाउसवाइफ है, हमारी मम्मियां हैं, एक साथ कितने सारे काम
काम कर लेती है, ऐसे लगता है नवदुर्गा के हाथ हैं, अवतार हैं, एक साथ इतने सारे काम सब बैलेंस कर लेती हैं। अगर वर्किंग वुमेन है तो बाहर भी बैलेंस करती हैं, घर पे भी बैलेंस करती हैं। वो देख के तो खैर मैं भी दंग रह जाती हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा कैसे कर लेते हैं मुझे भी नहीं समझ में आता। पर मुझे लगता है कि लड़कियां जो होती है बहुत संवेदनशील होती है, एक तो लड़के भी बहुत संवेदनशील होते हैं। मैं भी कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी ये मत समझिएगा। पर कहने का मतलब यही है कि थोड़ी सी हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर टैलेंट भी होता है तो वो अपॉर्चुनिटी या तो नहीं मिल पाती है, या तो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो छोड़ने पड़ जाती है, क्योंकि घर वालों के प्रेशर के कारण या रिस्ट्रिक्शंस के कारण। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी आपको सामने से अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे भगवान का प्रसाद माने और अपनी बेटियों को आगे भेजे, यही समझ के कि शायद वो ईश्वर की ही इच्छा है, तब जाके आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो देखने लायक होगा। बिल्कुल, और मैं हमेशा यही कहता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है जीवन में। अगर ठान लें और भरोसा है खुद पर तो आप हर उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। गंगापुर सिटी में श्रेया का आगमन कैसे हुआ अचानक, और कैसा लगा यहाँ करके? ये यहाँ आने का जो मामला था, पहले तो इसको बताएं, किस कार्यक्रम के लिए आपको यहाँ आज मैंने सुना था कि एज ए चीफ गेस्ट आपको यहाँ बुलाया गया है, और बड़ी कम उम्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रही है श्रेया, तो यहाँ का जो आने का सौभाग्य कैसे मिला? मुझे वास्तव में आदरणीय चेतन मोदी खंडेलवाल जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे खंडेलवाल समाज की समस्त टीम है, हमारा महिला मंडल है और पुरुष वर्ग जितने भी हैं, उन सबके प्यार और सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ पर आई हूँ। वास्तव में उनका स्नेह है जो मुझे यहाँ पर खींच लाया है, और मुख्य अतिथि के रूप में आज मैं शिरकत करूंगी। हमारा खंडेलवाल समाज का नंदोत्सव का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत ये कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है, और जिसमें राधा कृष्ण जी की बहुत खूबसूरत छवि हमको देखने मिलेगी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मैं आई हुई हूँ गंगापुर सिटी, और यहाँ आते से ही जो मुझे हिंदुस्तान के अलग अलग रंग दिख गए हैं, एक तरह से कह सकते हैं, चाहे वो घूमने फिरने के मामले में हो, चाहे वो लोगों के द्वारा जो मुझे प्यार मिला है वो हो, या फिर वो खाने पीने की बात ही क्यों ना हो। मैं अभी आई ही थी और इतना सारा आप लोगों ने मुझे खिला दिया है और स्वागत सत्कार कर दिया है। तो वाकई में गंगापुर और यहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं, दिल से इतने अच्छे हैं, और इतना कुछ लोगों को देना जानते हैं, बस देना ही जानते हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ पहले तो, कि आपने मुझे यहाँ आने का सौभाग्य दिया। अच्छा, जाते जाते श्रेया एक सवाल और थोड़ा सा मन को कचोटता है, और वो सवाल मैं जरूर पूछूंगा। हम युवा हैं, आप युवाओं का नेतृत्व करती हैं, युवाओं को बहुत सारी आप से इंस्पिरेशन मिलती है, आपका भी कोई ना कोई रोल मॉडल 100% रहा होगा, कोई किरदार रहता है जहन में। नशे के खिलाफ आजकल नशा जो है ना, वो युवा पीढ़ी को जिस तरीके से बर्बाद कर रहा है, आप कहीं भी चले जाएं, राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, या ओवरऑल इंडिया की हम बात कर लें, हमारे देश की बात कर लें, नशा जो है युवा पीढ़ियों की नशों में ऐसा घुसता जा रहा है कि युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम युवाओं को उतना मोटिवेट नहीं कर पा रहे, या राइट डायरेक्शन जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं से कि अपना जो एम है उसको किस तरीके से आप अचीव करें, और दूसरी बात जो ये नशे वाली दुनिया है, इससे तो कहीं से कम एक दूरी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं खुद भी एक युवा हूँ, और मेरे हम उम्र साथियों को तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि हम सबको ये बात पता है कि नशा किसी भी चीज़ का बहुत गलत होता है, चाहे वो फ़ोन का हो, चाहे वो चाय का हो, चाहे वो दारू सिगरेट का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो। कुछ भी आप ऐसी चीज़ ले लीजिए जिससे हमारा दिमाग किसी एक चीज़ के लिए बिल्कुल पागलों की तरह लग जाता है। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्ज्य, अति किसी भी चीज़ की हानिकारक होती है। तो वो जो एडिक्शन होता है वो हमको कहीं का नहीं छोड़ता है। अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा रहता भी है जो हम बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए शायद ईश्वर ने सिर्फ हमें चुना हुआ है, हम उनकी तौहीन कर रहे होते हैं, हम उस कला की तौहीन कर रहे होते हैं, या हम उस इंफॉर्मेशन, उस नॉलेज की तौहीन कर रहे होते हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड है, या जो हम अपनी कैपेबिलिटी से बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर युवा इतने ज्यादा है हमारे देश में, और हमारे अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है, इतनी ज्यादा क्षमता है, और इतना ज्यादा दिमाग है, और उसके साथ साथ आज तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ओपन है, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाए। तो मुझे लगता है उसको वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपको किसी भी चीज का नशा, किसी भी चीज की लत, या किसी भी चीज की आदत लग गई, जैसे हम अटैचमेंट बोलते हैं, अटैचमेंट से बुरी चीज कोई नहीं होती है। मोहब्बत करना सीखिए, बिकॉज लव फ्रीज अस एंड अटैचमेंट बाइंड्स अस। अटैचमेंट हमें बांध के रखता है, और प्रेम मोहब्बत हमें छोड़ता है। उस चीज से इश्क कीजिए जो आपका जुनून है, जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी और अपने घर वालों की, और साथ ही साथ हमारे देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि मैं समाज सेवा का कार्य भी करती हूँ। जब मैं ये राष्ट्रपति जी से अवार्ड जीत के आई थी, मैंने सोचा कि क्यों ना इस फेम का उपयोग मैं समाज सेवा के
कार्यों में करूं। तब मैं जबलपुर की बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी और उसके साथ साथ फिर मैं लगातार ब्लड डोनेट करती आ रही हूँ। अभी मेरे 18वें जन्मदिन पे मैंने अपना पहला ब्लड डोनेशन किया था, 5 बार कर चुकी हूँ। मैंने और मेरे पूरे परिवार ने अपनी बॉडी डोनेट कर दी है, यानी कि अंग दान और देह दान जिसको हम बोलते हैं। डेथ के बाद हमारी बॉडी जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के बच्चों की पढ़ाई के काम आएगी। उसके साथ साथ चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो, जरूरतमंदों की सेवा हो, थैलेसीमिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का जो हमारा सपना हो, देश मध्य प्रदेश, इन सब को लेके जो हम काम कर रहे हैं, यानी समाज सेवा को मैं अपने आप को मैं जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपने लिए जीता है, मुझे अंकल ने भी बताया था कि हर कोई अपने लिए जीता है, लेकिन वास्तव में दूसरों के लिए जो जीना होता है वो महत्वपूर्ण होता है। खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि मिलती है। और इस मामले में मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मुझे लगता है अगर किसी के चेहरे पे हंसी है तो मेरे कारण है। यस यस यस। तो वही कहते हैं ना कि मतलब विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही माते साहब की बहुत पहले राज कपूर भी अपनी फिल्म में कह करके गए थे कि अगर जीना है तो दूसरों के लिए जी करके देखो। और वो उसके बाद जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं ना, तो बड़ी खुशी मिलती है कि यार मेरी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। और गम देना बड़ा आसान है, किसी को खुशी देना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए बड़ी शिद्दत से आपको जुटना पड़ेगा और अपने आप को समर्पित भी करना पड़ेगा। समाज सेवा से भी श्रेया जुड़ी हुई है और स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रही है। जहां भी इनके शोज वगैरह होते हैं या ये जहां भी जाती है वहां लोगों को ये मैसेज देने का प्रयास करती है कि अपने आसपास बिल्कुल सफाई रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हर काम प्रशासन नहीं कर सकता, गंदगी लोग करते हैं, तो लोगों की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम प्रशासन को कैसे सहयोग कर सकते हैं। फिर वो चाहे सफाई का मामला हो या नशे का मामला हो या अपराध की दुनिया हो, जितना समाज को से ले रहे हो उससे ज्यादा देने का प्रयास करो। यही इसी फंडे पर श्रेया काम भी कर रही है। और जैसे मैंने कहा था, छोटी उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन कारनामे बड़े हैं और उन्हीं कारनामों और किरदारों से नाम अपना बड़ा किया है। बच्चन साहब का वो डायलॉग मुझे याद आता है कि फेमस होना मेरा शौक नहीं, बस मेरे लिए इतना है, इतना काफी है कि आप मुझे पहचानते हैं। तो वो बहुत जरूरी है और अभी बहुत सारी मंजिलें हासिल करनी है श्रेया को। अभी ड्रोन प्रोजेक्ट और क्या क्या है, क्या क्या करना है आगे? अभी मैं एक सीरियल में काम कर चुकी हूँ। उसके साथ साथ डिज्नी हॉटस्टार की 2 मूवी शूट की है जो कि अभी डबिंग फेज में है, जल्द आएगी। बाकी आगे थिएटर, एक्टिंग में बढ़ना ही है, बॉलीवुड में अपना कदम रखना है। उसके साथ साथ समाज सेवा से तो मैं निरंतर जुड़ी रहूंगी, मतलब वो मेरे आजीवन चलेगा। उसके साथ एकेडमिक करियर को भी बैलेंस करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, BA इंग्लिश ऑनर्स मैंने परस्यू किया है। तो तीनों चीजें जो है वो एक साथ बैलेंस करने की जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम मैनेज हो पाती है। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। सोच लिया जाए तो कर सकते हैं और सोच लेती हूँ तो कर लेती हूँ। और जब नहीं सोचती हूँ तो वास्तव में एक भी काम नहीं हो पाता है। सोच लेती हूँ तो तीनों काम एक साथ हो जाते हैं। कुल मिलाकर के बड़ी उलझी हुई जिंदगी है, लेकिन उलझी हुई जिंदगी में भी सुलझे हुए विचारों के साथ में उलझनों को दूर करके और सुलझी हुई जिंदगी जी रही है श्रेया। ये सबसे बड़ी बात है। और इस तरह के जो किरदार है ना, ये हमको भी कहने के प्रभावित करते हैं। और ये वो लोग हैं जो आपके लिए रोल मॉडल हैं, युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है। और सबसे बड़ी बात, उन बेटियों के लिए सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड करने वाली लड़की है श्रेया। कि आप कोई भी फील्ड चुने, बस ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ उसमें काम करें। और माँ बाप भी अगर अपॉर्चुनिटी है तो देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो अपना बेहतर कर सके। और याद रखिए कि जो दिल से वो चाहते हैं ना, उसमें वो 100% देंगे, तो वहां ज्यादा अच्छी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। फोर्स करके अगर कोई चीज उन पर थोपोगे ना, फिर मजा नहीं आएगा, वो 100% नहीं दे पाएंगे कुल मिलाकर के। और श्रेया का जो शाम का प्रोग्राम है, वहां भी कोशिश पूरी करूंगा कि लाइव दिखाएं और वहां श्रेया से एक बार फिर मुलाकात करेंगे। वहां देखेंगे अलग सा रूप कहीं ना कहीं श्रेया का नजर आएगा, क्योंकि वो एक्टर भी है और एक्टिंग करती हैं। उम्मीद करता हूं सिंगिंग वगैरह करती हैं, बाथरूम सिंगर है, लेकिन बिल्कुल शुरुआत तो करती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिंदा दिल होना बहुत जरूरी है। जो जिए एंजॉय के साथ जिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूं इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करना, ताकि सब लोगों तक पहुंच सके। ये एक प्यारा सा इंटरव्यू जो हमने श्रेया खंडेलवाल के साथ में किया था। मध्य प्रदेश की रहने वाली है, समाज को गौरवान्वित करने वाली एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बालिका जिसको राष्ट्रपति महोदय ने भी अवार्ड दिया है उनके कामों के चलते। श्रेया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शकों से भी क्या कहना चाहेंगी वो बता दीजिए।
मैं आप सभी न्यूज़ 7 की समस्त टीम और जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, आप सबका हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अपना कीमती वक्त निकालकर आपने मुझे सुना, अपनी बच्ची को सुना। और मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, ना ही मुझे ज़्यादा अनुभव है। जो सीख रही हूँ आप लोगों से ही सीख रही हूँ और आप ही की जुबानी कह रही हूँ। तो बस अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और आप मनोबल देंगे तो मेरा बढ़ेगा, आप उत्साहवर्धन करेंगे तो मेरा बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726